हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त के आज हम सारे के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं एक हफ़्ता जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में जो है वो सब कोविड पॉजिटिव हो चुके थे एंड उसके बाद मैं क्वारंटीन थी और वहाँ पर इतनी सुविधा भी नहीं थी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो उस वजह से जो है वो मैं एक वीक आपका जो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर आपको जो है वो उसके एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवा सकूँ, या फिर मैं एमसीक्यूज़ का सेपरेट वीडियो जो है वो उसके रिगार्डिंग ले लूँगी। तो फिर आपको जो है वो उसके रिगार्डिंग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें मैं आपकी कवर कर ही दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो देखते हैं कि आज के हमारे पास द हिंदू के एडिटोरियल में क्या क्या डिस्कस करने के लिए है। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि इन ऑर्डर टू बिकम द 1% यू मस्ट डू व्हाट द अदर 99% वॉन्ट। कि अगर आपको सब में से निकल के आना है, उभर के आना है, देखिए हो सकता है कि जो एफर्ट आज आप कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से ही वो एफर्ट्स कर रहे होंगे। तो आप तो उस भीड़ का ही हिस्सा हैं। तो आप उस भीड़ से परे कब होंगे? जब आप इन 99% में से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, जो लोग ये नहीं कर रहे, आप वो कुछ ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आप इस भीड़ से अलग हो जाते हो। तो आपको जो है वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं हर एक चीज़ के लिए, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। ठीक है, देखिए आपने ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका टाइम वेस्ट भी हुआ है तब भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास में सही पर्याप्त मात्रा में समय है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग चिंता करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है और बड़े मज़े से जो है वो आपने तैयारी करनी है। अपनी हर एक, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, उस चीज़ को देखिए एंजॉय कीजिए। जब आप चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं और आप इसी मज़े में जो है वो बहुत टफ चीज़ों को बड़ी आसानी से करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बस एंजॉय करते रहिए स्टडी को। देखिए आप नई नई चीज़ें क्या जानते हैं, उन सब चीज़ों को समझिए, उनको रिवाइज करिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए और सब चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। तो आपको घबराने की जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ के साथ में। तो हमारा आज का पहला एमसीक्यू है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हमारे पास ऑप्शन है 27 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई या 1 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करती हूँ, इन एमसीक्यूज़ का जो आपको आंसर है वो वीडियो के एंड में मिल जाता है। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बियरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू। तो इसका भी आंसर आपको वीडियो के एंड में वैसे तो मिल ही जाएगा, बट फिर भी आप जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि जो है वो आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट असेंबली टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम? केरला, पंजाब, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। देखिए जो भी मैं सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जुलाई मंथ के। तो जुलाई मंथ के मैं आपसे सारे सवाल पूछ रही हूँ। इट मीन्स जो गैप हमारा एक वीक का बीच में पड़ा है, वो गैप भी मैं साथ साथ में फिल कर रही हूँ। उसके अलावा आपको सेपरेट वीडियो भी मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं सब चीज़ों को कवर कर लूँगी। नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट और यूटी लॉन्च मिशन कुशल कर्मी टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तेलंगाना, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। नेक्स्ट सवाल है कि कनंगा हाली
which was seen in the news is an ancient Buddhist site located in which state और यूटी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और बिहार. आई होप आप सब ने जो है वो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं अटैम्प्ट किए होंगे और आप कर रहे हो. तो हमारा लास्ट सवाल है आज का कि सी गार्डियंस 2 इज़ अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज? यूएसए पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, इंडिया जापान और इंडिया फ्रांस. ठीक है, तो आपने इसका भी आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने की ट्राई करनी है. और ये सवाल तो मैं कवर करके ही गई थी लास्ट टाइम. तो ये चीज़ें कुछ आपकी कि आपको एमसीक्यूज़ में सिर्फ इसीलिए लेकर के आती हूँ ताकि आप रिवीजन करते रहें. अगर आपको नहीं आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बस चीज़ों को रिवाइज करते रहिए. ठीक है, अगर आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, दोबारा से आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, दोबारा से चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी. चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट आर्टिकल की, जो कि हमारे एडिटोरियल में छपा है. तो इसका जो आर्टिकल है बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है. देखते हैं इसमें क्या है. बोले कि इंडियाज़ व्हीट वीवर WTO डिमांड इट्स रिस्क फ्रॉड. सो बेसिकली यहाँ पर बात क्या की जा रही है, आपको पता है WTO क्या है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि ये कब फाउंड हुआ था. तो इसकी फाउंडेशन ईयर आपने बताना है, साथ में इसके अभी जो चेयरपर्सन है उनका नाम आपने बताना है, प्लस आप मुझे यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए कि कहाँ पर है. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में WTO के बारे में बतानी है. तो बोल रहे हैं WTO का काम क्या है? वर्ल्ड के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना, मतलब सब चीज़ों को देखना, ये WTO का काम है. तो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि बोला कि सच अ स्टैंड विल डाइल्यूट इट्स कोर एजेंडा ऑफ पुशिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी. मीन्स देखिए, मैं कुछ सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ों को समझाती हूँ. बेसिकली इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पर जो किसान है, तो फार्मर को की इनकम को बढ़ाना जो है वो हमारे पास मेजर एक काम है कि इनकम को इंक्रीज़ किया जाए. आपको पता है कि अभी भी जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो हम जो है वो एग्रीकल्चर पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. प्राइमरी सेक्टर पर हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं. सो बेसिकली फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक MSP जो है वो डिसाइड किया है. MSP क्या होता है? आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. तो MSP पर जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर किसानों से सामान खरीदती है और उसको जो है वो जितना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है PDA सिस्टम के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बाकी को स्टॉक करके रखा जाता है. तो यहाँ पर ये MSP क्या है? एक तरह की सब्सिडी हुई. सब्सिडी हुई किसकी? फार्मर के लिए. तो उस तरह से काम करती है और ये फार्मर की इनकम को भी बढ़ाती है. फार्मर की इनकम को बढ़ाएगी तो यानी कि फार्मर के कल्याण के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है. सो बेसिकली अब इस स्कीम का यहाँ पर लेना देना क्या है वो चीज़ हम समझते हैं. अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई. तो बोल रहे हैं कि वन ऑफ द कार्डिनल डिमांड्स ऑफ द इंडिया इन द WTO एंड राइटली सो हैज़ बीन फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द इशू ऑफ PSH. PSH क्या है? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स. कि यहाँ पर जो चीज़ें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी MSP के तहत सरकार ने खरीदी और अपने पास जो स्टॉक रखा है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसका एक परमानेंट सोल्यूशन मांगने की बात की जा रही है ऑफ द फूड टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी. तो हम अपने इंडिया की फूड सिक्योरिटी को ढंग से लेकर के चल सके उसके रिगार्डिंग बात यहाँ पर हो रही है. तो बोले कि जो इंडिया का जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो MSP के ऊपर बेस्ड रहता है. ये पूरा का पूरा जो है वो फार्मर्स का एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि इसके नीचे जो है वो नहीं बेचा जाएगा. अगर मार्केट में डिमांड गिरती है तो सरकार MSP पर ये जो चीज़ें हैं वो खरीद लेगी. तो विच इज़ जनरली हायर देन द मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस से जनरली हाई होता है. और क्यों होता है? क्योंकि इसका मोटिव है फार्मर की इनकम को बढ़ाना, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ की जाती है. तो बोले कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, ये जो पॉलिसी है, ये सर्विस सर्व करती है. इट सर्व्स द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड टू द अंडर प्रिविलेज्ड. कि जो अंडर प्रिविलेज्ड को हम सब्सिडाइज्ड फूड कैसे दे रहे हैं? PDA सिस्टम के द्वारा दे रहे हैं.
जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, जो डिपो में राशन मिलता है उसके द्वारा हम जो राशन देते हैं वो सब एमएसपी पर खरीदा हुआ राशन होता है। तो सरकार के पास में वो पीएसएच के अंडर जो है वो उन्होंने होल्ड करके रखा है, तो उनके पास में स्टॉक पड़ा है, तो उसको जो है वो गरीबों के कल्याण के लिए दिया जाता है, अंडर प्रिविलेज्ड को उसे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं, यानी ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को ये सर्व करता है। तो बोल रहे कि जो WTO है यहाँ पर ये क्या बोलता है कि सच प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स इज काउंटेड एज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, यानी कि ये WTO के लॉज को ब्रीच कर सकता है। जो गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट ये जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं ट्रेड को डिसऑर्ट कर सकता है। मीन्स यहाँ पर WTO का मानना था कि यहाँ पर जो इंटरनेशनली आप एक तरह से एक्साइज ड्यूटीज लगाते हैं उनको आप कम कीजिए। यानी सिर्फ इंडिया को ही नहीं बोल रहे, पूरे वर्ल्ड को बोल रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ से मान लो A कंट्री से सामान B कंट्री में जाना है तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज उसको पे करनी पड़ेंगी दूसरी कंट्री में करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इसकी वजह से ये सामान यहाँ पर महंगा मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रेड बैरियर्स को आप थोड़ा कम कीजिए और ग्लोबलाइज हो जाइए। तो ग्लोबलाइज होने के कारण से, यानी उस वजह से यहाँ पर WTO ने ये बात बोली। पर इंडिया में क्या है, यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। अब बोल रहे कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं MSP के तहत, उसके तहत जो राशन है वो सस्ता हो गया, और यहाँ पर आप राशन को दूसरी कंट्री में देंगे तो वो और भी ज़्यादा सस्ता होगा, और ये कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट करते, एक प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो जाता है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये ट्रेड को डिसऑर्ट कर सकता है। तो ये ट्रेड डिसऑर्टिंग जो सब्सिडीज दे रहे हैं उसके जो है वो खिलाफ WTO की पॉलिसी के खिलाफ ये चीज़ जो है वो है। तो बोले कि करंटली अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है ड्यू टू अ पीस क्लॉज विच बार्स कंट्रीज फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल चैलेंजेस अगेंस्ट प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पर जो है वो एक एक्सेप्शन है कि ये क्या करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। पीस क्लॉज एक इनके अंडर डाला गया, इस लॉ में डाला गया कि वो क्या कर देंगे, वो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को मीट करने के लिए प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, यानी हम सब्सिडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो ये काम जो कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। तो बोले कि WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है जून में, कहाँ पर, जेनेवा में। तो उन्होंने बोला है कि डिड प्रीशियस लिटिल टू एड्रेस द इशू एंड पैराग्राफ 10 ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी अडॉप्टेड एट जेनेवा मिनिस्ट्रियल स्टेट्स। उन्होंने बोला कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं एडिक्वेट फूड स्टॉक्स कैन कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड encourage members with available surplus stocks to release them to international markets। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम क्या रिकॉग्नाइज करें कि जो फूड स्टॉक है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, रियलाइज कर सकता है मेंबर्स को, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को देख सकता है, और साथ में हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उन्हें दे सकते हैं। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि यूक्रेन एंड रशिया वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ग्रेन्स का कितना ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका है, और प्लस आप देख सकते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन आई तो कोविड-19 की वजह से जो है वो और भी ज़्यादा भूखमरी, गरीबी, पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, और उसकी वजह से लोग हंगर से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो उस हंगर को मीट करने के लिए इंडिया जैसी कंट्री जिसमें ग्रेन्स का सरप्लस है उसको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में दिया जाना चाहिए, थोड़ा कि करना चाहिए। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर करना चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो फूड जाए, तो एक तरह से लगे हाथ अपना प्रॉफिट देख रहा है इंडिया। और यहाँ पर दूसरी तरफ से यहाँ पर WTO ये बोल रहा है कि आप जो है एक चीज़ करने के लिए, यानी आप अपने कोर एजेंडा को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। जो आपका कोर एजेंडा क्या है, फूड सिक्योरिटी है, तो उसको आप कहीं ना कहीं खतरे में डालेंगे, उसको आप डाइल्यूट कर देंगे। तो वो सब चीज़ों को लेकर के ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो न्यू डायमेंशन यहाँ पर निकल के आई। ठीक है, तो बोल रहे अकॉर्डिंगली पैराग्राफ 4 ऑफ द 2013 WTO decision on PSH for food security purpose clearly states that the countries procuring food for food security purpose shall ensure that such procured food does not distort trade, कि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करे, वो सब चीज़ों को लेकर के बात की। अब हो रहा है कि जो पैराग्राफ 10 है जेनेवा मिनिस्ट्रियल फूड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन का, वो कंट्रीज़ को बताती है कि आप अपना सरप्लस फूड जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो वो सब निकल के आ रहा है।
नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा है हमारे पास, मज़ेदार आर्टिकल है। इसमें क्या बोला गया है कि एन अलार्मिंग फॉल मीन्स बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके बारे में ये आर्टिकल है कि वो अपना काम किस तरह से कर रही है। तो बोले कि ऑपोजिशन प्रोटेस्ट रूलिंग पार्टी स्पाइट हैव एक्सेलरेटेड अ फॉल इन पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स में फॉल देखने को मिल रहा है, यानी पार्लियामेंट को जो काम करना चाहिए वो काम अपना कर नहीं रही है ढंग से। ठीक है, कि यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही है और डिस्कशन वगैरह नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो बोला है कि यहाँ पर जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है हमारे पार्लियामेंट्री फंक्शंस के, वो बीट करते हैं रिसेंट ईयर्स में, इट्स नॉट विदाउट मेरिट, मतलब ठीक से काम हो नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर पार्लियामेंट का काम क्या है, डिबेट करना, फ्रूटफुल डिबेट्स करना, डिस्कशन करना, ठीक है, बोथ टोन एंड टेनर एंड in quality of discussion, a reliance of participation of expert opinion through the agency and standing parliamentary committees. Beside the factors, parliamentary sessions have been found to be waiting. कि यहाँ पर इनको डिबेट और डिस्कशन तो करनी चाहिए, उसके अलावा पर यहाँ पर वो तो ये कर नहीं रहे हैं अच्छे से, यानी बिना डिस्कशन और डिबेट के यहाँ पर बिल पास हो जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि दूसरा इनको जो इनके जो सेशन है वो भी वेटिंग पर रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर वहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बोल रहे हैं कि दिस ये जो डिटीरियोरेशन है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट मोड टू शोकेस पॉलिटिकल स्पेक्टल दैन टू यूज इट एज अ फॉरम फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, कि सीरियसली ये काम नहीं कर रहे हैं और ही चीज़ों में लगे हुए हैं, मतलब कि सिर्फ ये दिखावे के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको अभी अगर हम देखें तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्राइमेसी दे दी गई है बीजेपी के द्वारा एंड ड्यूरिंग द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस टेन्योर इन द गवर्नमेंट एंड दिस नाउ बीन कॉपीड बाय द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज, कि वहाँ पर भी ये सब चीज़ें अब चलेंगी। तो बोल रहा है कि हु आर यूटिलाइजिंग द हाउसेस मोर एज एरिनास टू प्रोटेस्ट, कि अब वो प्रोटेस्ट के लिए सब चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं, वो सब चीज़ों को ले रहे हैं और जो हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन है वो यहाँ पर हो नहीं रहा। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि अदर अनसीमली सीन्स इन पार्लियामेंट लास्ट वीक, the furor over the stray usage of the term by Congress leaders Adhir Ranjan Chaudhary, इन्होंने अपोलोजाइज भी किया था, and then the heckling of Congress President Sonia Gandhi have also exemplified the drastic फॉल इन स्टैंडर्ड्स की उस वजह से और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स में गिरावट आ चुकी है। तो अब बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द मेंटेनिंग डेकोरम, की अगर हम बात करें कि डेकोरम क्या चीज़ किस तरह से बन रही है, वो हैव चूज टू द टेक प्यूनिटिव एक्शंस, वो प्यूनिटिव एक्शंस ले रहे हैं। तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया 27 MPs को और वो सब चीज़ें आपकी चली आ रही है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो अपना अच्छे से काम कर नहीं रही है, बट यहाँ पर जो ऑपोजिशन है वो भी ढंग से जो है वो काम नहीं करके आ रही है और वो भी अच्छे से जो मुद्दे उठा नहीं रही है। तो वो सब चीज़ें बोले दिस हैव बीन एक्सेलरेटेड बाय द रूलिंग पार्टी स्टांस ऑन ऑपोजिशन रिक्वेस्ट ऑन डिबेट ऑन की इश्यूज सच एज प्राइस राइज, और इन सब चीज़ों पर बात नहीं की जा रही, तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एरिया से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोर कंस्ट्रेंट्स के बारे में आर्टिकल है। तो कोर किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम अपनी कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, कोर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पूरे के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हेडलाइन ग्रोथ में बी रोबस्ट बट इट इज़ नॉट ब्रॉड बेस येट, मतलब कि यहाँ पर बोलने का बात क्या कर रहे हैं कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, दे आर नॉट ओनली अकाउंटेंट फॉर द 4/10 ऑफ द मेजर्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट बट ऑल्सो सिवियर एज इंडिकेटर्स of momentum of investment activity through demand for its items such as cement and steel, मतलब उन सब चीज़ों को लेकर के चलता है। तो सिर्फ एक तरह से इंडस्ट्रियल आउटपुट का ही मेजर नहीं है, बट ये इंडिकेटर है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का भी, जो भी हम डिमांड राइज कर सके आइटम्स वगैरह जैसे यानी स्टील एंड सीमेंट वगैरह आता है। तो बोले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, गुड प्रॉक्सी फॉर ओवरऑल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, वाइल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन
नंबर्स हेल्प गॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो ओवरऑल डिमांड जो है वो उसकी जनरेट करता है इकोनॉमी में, जैसे फर्टिलाइजर्स है तो वो उसका जो प्रोडक्शन है वो गॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी हेल्प करता है, वो सब चीज़ों को देखता है। तो बोल रहे हैं कि जो हार्टनिंग दैट द ऑफिशियल इंडेक्स टू मेजर दीज सेक्टर्स आउटपुट has registered 2 successive month double digit growth, factoring in 9.3% uptick for those sectors in April and 19.3% and 12.7% in May and June and the first quarter of 22 and 23। तो यहाँ पर हमें डबल डिजिट ग्रोथ में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम आउटपुट की बात करें तो 13.7% डिस्पाइट द हाई बेस ऑफ 26% ग्रोथ इन द क्वार्टर वन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 26% पर अभी 13.7% पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं तो 6.7% अप्रैल में थी, 19.6% मई में थी। बोला कि बेस्ड ऑन जून स्कोर सेक्टर डेटा इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू राइज एनीवेयर बिटवीन 9% टू 13% इन जून, की उन्होंने बोल दिया कि 9% से 13% तक ये हो सकता है। एंड दीज हाई नंबर्स आर टेड मिसलीडिंग बिकॉज द फर्स्ट क्वार्टर 2020 टू 2021 वॉज मार्क्ड बाय नेशनल लॉकडाउन्स। तो यहाँ पर जो है वो नेशनल लॉकडाउन्स लगे थे, तो ये डेटा कहीं ना कहीं हमें या जो ये नंबर्स है वो मिसलीडिंग कहीं ना कहीं लगते हैं। तो बोले कि सेकंड वेव कोविड-19 की आप देख सकते हो कि 2021 के 2022 में जो क्वार्टर वन में हमें देखने को मिली थी, तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। तो बोले कि ये जो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं तो जुलाई में फेड होना शुरू होती हैं। अगर हम बेटर कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एक्सेस वेयर द इकोनॉमिक रिकवरी स्टैंड्स, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है मई में 1.7% पर आपको देखने को मिली थी प्री पेंडेमिक लेवल्स पर, एंड द कोर सेक्टर आउटपुट आपको 8% पर 2019 में देखने को मिली। तो बोल रहे हैं कि व्हाट शुड कॉज कंसर्न इन द रिकवरी इज स्टिल फ्रेगमेंटेड एंड डिसोनेंट, मतलब अभी भी उस चीज़ को देखा नहीं जा रहा है सही ढंग से। तो बोल रहे हैं कि द मोर ओवर द रिबाउंड मोमेंटम सीम फ्लैगिंग एज कोर आउटपुट डिक्लाइन। आप देख सकते हैं कि कोर आउटपुट हमारी डिक्लाइन हो चुकी है 4.08% से जून में, ओवर मई के हिसाब से जून में और ज़्यादा डिक्लाइन हुई। तो जस्ट अगर हम बात करें इंफ्रा the sectors drove most the growth in the June and led by the coal output jumping 31.1% and cement rising 19.4% from 2021 levels। तो ये राइज हमें देखने को मिल रहा है इन दो कोल और सीमेंट में। तो बोला कि क्रूड ऑयल आउटपुट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस जो है वो 1.2% पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और स्टील जो है वो 3.3 पर देखने को मिल रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आपको 15.1 पर देखने को मिल रहा है। एंड हायर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मेकिंग एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रिसिटी रोज 15.5%। अब ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हायर आपके किस तरह से ये एक्सपोर्ट को अट्रैक्टिव कर रहे हैं। 15.5% पर इलेक्ट्रिसिटी रोज कर चुकी है एंड सिग्नलाइजर डोमेस्टिक डिमांड को ये बता रहा है। तो बोले कि मॉनसून्स जो है वो डैम्पन कोल प्रोडक्शन एंड प्रेस्योरिंग जनरेटर्स टू इम्पोर्ट, इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट मानसून के ऊपर जो है वो पड़ेगा, मानसून की वजह से इसके ऊपर जो है वो पड़ेगा। तो हमारे पास दो सेक्टर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी ये भी जो है वो कहीं ना कहीं हेडविंड्स को फेस कर रहे हैं एंड सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ये टेपर ऑफ कर सकता है ऑन द सेम मेट्रोलॉजिकल अकाउंट पर ही, जैसे कोल है वैसे ही हमें ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बोला है कि मानसून अनइवन मानसून एंड हर्ट फर्टिलाइजर डिमांड को भी ये कहीं ना कहीं देख सकता है, उसकी वजह से ये डिमांड भी हमारी गिरने को आ सकती है। और हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे जो सेंटर कैपिटल स्पेंडिंग है इज़ क्रिटिकल टू सस्टेन द रिकवरी बाउंस रिमार्केबली इन जून। कितना बता रहे हैं यहाँ पर 68,000 करोड़ रुपीज़ तक बता रहे हैं, अंडरवेलमिंग 28,000 करोड़ ये आपको मई में देखने को मिला था। तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मतलब कोर सेक्टर की टोटली बात की जा रही है कि कोर सेक्टर में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं कौन से। तो हमारे यहाँ एक रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीमेंट आ गया एंड फर्टिलाइजर्स आ गया। इनको आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके जो है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है में जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑल द वे अप। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, इनकी जर्नी के बारे में यहाँ पर राइटर ने कुछ बताया कि वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है, या इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है कि हमारे पास फर्स्ट जो एसटी एक प्रेसिडेंट है वो चुनी गई है, और ये यंगेस्ट भी है। ठीक है, तो उसके बारे में, आज़ाद भारत में ये पैदा हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा आर्टिकल। तो बोल रहे कि इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो उस वजह से यहाँ पर इसको ना कहीं राइटर ने साइलेंट रेवोल्यूशन का नाम दिया है। मीन्स ये बता रहे हैं कि किस तरह से कंट्री ने ग्रोथ की है, और यहाँ पर एक कंट्री जो कि हाल फिलहाल में ही, मतलब थोड़े ही समय में आज़ाद हुई, और उसने इतनी तरक्की कुछ ही सालों में कर ली है, तो उसका कहीं ना कहीं ये क्रेडिट हमारा इंटर सेक्टोरल रिजर्वेशन को भी देते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, वो जो इनिशिएट की गई थी आज से ठीक 30 साल पहले, हमें देखने को मिलती है। उसने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रोल निभाया है, किसमें, यहाँ पर इतनी तरक्की करने में रोल निभाया। दिसंबर 1992 में हमें देखने को मिला था कि पार्लियामेंट में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स जो है वो पास हुए थे, जिसके तहत यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो निकल के आई थी। पंचायत निकल के आई थी 73rd अमेंडमेंट के तहत, और म्यूनसिपैलिटीज़ निकल के आई थी 74th अमेंडमेंट के तहत। ये बात है कब की, 1992 की बात है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला कि ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने जैसा था। जैसा कि वो कहते थे कि हमें जो है वो गांव को सुदृढ़ बनाना होगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। और यहीं पर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि व्हाट इज़ द विलेज बट अ सिंक ऑफ लोकलिज्म, आर डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड communalism, and I am glad the draft constitution has discarded the village and adopted the individual as its unit। कि बेसिकली गांव की अगर हम बात करते हैं तो ये लोकलिज्म के बारे में बात करते हैं, ये डेन ऑफ इग्नोरेंस है, नैरो माइंडेडनेस है, बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म है, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे उस टाइम पर, पढ़े लिखे नहीं थे। पर आज के दौर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अगर आप अब गाँव में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको में बदलाव देखने को मिलेगा। और ये आगे क्या बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर जी आगे बोलते हैं कि आई एम ग्लैड कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इनको का विलेज को जो है वो एक यूनिट की तरह माना, एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह माना है। ठीक है, इंडिविजुअल की तरह नहीं, एक यूनिट की तरह इसको माना है। तो बोल रहे कि ये जो अमेंडमेंट्स है, इससे क्या निकल के आया कि बहुत से रिजर्वेशंस वगैरह दी जाती हैं पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, इनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए रिजर्वेशन वगैरह जैसी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट फॉर वुमेन, और उसके अलावा 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो बोल रहे कि एज मैनी एज जो 20 स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है, हैव इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 33% टू 50%। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उनकी कुछ स्टेट्स में जो है वो यहाँ पर इसको भी बढ़ा दिया गया है। एंड अगर आप देखें तो सितंबर 2020 में हमें देखने को मिला कि टोटल 1,87,320 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से हमारे पास लगभग 14 लाख जो महिलाएं हैं या उससे भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेटिव हैं। तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। और ये देखिए बड़ा एक वो बात है कि जैसे मैं अपने गांव की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि रिजर्वेशन है, सब कुछ है, पर वो चीज़ें ना बड़े कम, मतलब बहुत ही एक तरह से इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से होती नहीं है। तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं कि रिजर्वेशन तो है, जैसे कि मान ली कि एसटी के लिए रिजर्वेशन है या एससी के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, पर कई सालों से ये रिजर्वेशन जो है वो निकल के ही नहीं आई है कि 20-25 साल गुजर गए हैं, पर अभी तक जो है वो एक भी बार इनको दिया नहीं गया। तो वो सब ऐसी भी कुछ चीज़ें कई जगहों पर हमें देखने को मिलती हैं, मतलब जो सरकार के नोटिस में नहीं है, नोटिस में लाई जाए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधर सकती हैं। मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये अवेयरनेस पर कहीं ना कहीं बेस्ड रहती हैं।
अच्छा, कुछ डेटा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन अमंग लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्टांस है, क्या सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो लोकसभा में जो डेटा पब्लिश किया गया उसके अकॉर्डिंग 10 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, देर आर 0 ST जजेस इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कोई भी हमें ST जजेस नहीं देखने को मिलते हैं। एंड सिमिलरली 12 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग गोवा और वेस्ट बंगाल एंड द 0 SC जजेस इन सच कोर्ट्स, वहाँ पर भी नहीं है। 10 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, असम एंड वेस्ट बंगाल, इनकी बात करें तो 0 OBC जजेस हमें देखने को मिलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दीज कोर्ट्स एज पुअरेस्ट इन गुजरात, कि महिलाएं तो कोर्ट में है ही नहीं गुजरात में, विद लेस देन 20% ऑफ द जजेस बीइंग वुमेन। ओनली 5 स्टेट्स शेयर वुमेन जजेस, एक्सपेक्ट 50% बाय विघ्नेश राधाकृष्णन, इन्होंने ये सब चीज़ें हमें बताई। तो पूरे परसेंटेज अगर हम देखें SC, ST एंड OBC एंड वुमेन की, तो हमारे पास कितनी देखने को मिलती है। तो SC का आप देखिए 13%, STs का 5%, बहुत ही ज़्यादा कम है। OBCs का 24% और वुमेन का 35%। ये हमें देखने को मिलता है अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनमें रिप्रेजेंटेशन। और आप महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर विमेन जो है इंडियन पब्लिक टू डेट अराउंड 48% एंड 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। और वुमेन जजेस उसके बावजूद 40% से कम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, सब चीज़ें हैं आपके सामने है। बाकी SCs की बात करें कि कितने यहाँ पर जजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो SC का जो इंडियन पॉपुलेशन में शेयर है वो 16.6% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और 26 स्टेट्स में इनका परसेंटेज सिर्फ 15% हमें देखने को मिलता है। STs की बात करते हैं तो इनका जो पॉपुलेशन का शेयर है वो 8.6% है, और इनका 33 स्टेट्स एंड यूटीज में हमें 8% रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। वही OBCs की बात करते हैं तो इनका 41.7% पॉपुलेशन में शेयर है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमें मोर देन 40% देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं द नीड फॉर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच। आपको बता दो ब्लास्फेमी क्या है, किसी रिलीजन के खिलाफ बोलना, मतलब खिलाफ भी नहीं, एक तरह से ऐसी चीज़ बोल देना जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है। और दूसरी तरफ आता है हेट स्पीच, कि यहाँ पर क्या डिस्टिंक्शन है ये दिया नहीं गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे IPC के किसी धारा में नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब बोले कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेक्शन 295A, वो हम इस आर्टिकल में जानेंगे, IPC के इस आर्टिकल में। एंड हाउ शुड ब्लास्फेमी बी ट्रीटेड इन द स्टैट्यूट एज अपोज्ड टू हेट स्पीच, कि किस तरह से यहाँ पर हम इसे करेंगे, मतलब ब्लास्फेमी को कैसे ट्रीट करेंगे और किस तरह से हेट स्पीच को लेंगे, उसके बारे में बात करें। अगर हम बात करते हैं कि लीगैलिटी ऑफ द सेक्शन 295A, ये अफर्म किया गया था 5 जजेस की बेंच थी, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी उसके द्वारा। तो बोला कि कोर्ट ने ये बोला था कि जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 295A, ये डील करेंगे किससे, विद एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी विच इज कमिटेड द malicious aim of offending any religious सेंसिबिलिटी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि इसको कमिट किस सेंस में किया गया, जब मेलिशियस एम था किसी का, किसी की इंटेंशन थी कि वो क्या करे, यहाँ पर खुद जा कर के किसी रिलीजियस सेंसिबिलिटी को ऑफेंड करे, उसने ऐसे एम से वो चीज़ की है, तो वो ब्लास्फेमी में आता है। तो वहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बोला कि इंसल्टिंग अ रिलीजन में बी डिस्प्यूटेड बट should not be legally outlawed. And the reason for this is because hate speech laws are predicated on the critical distinction between criticizing religious and encouraging prejudice towards individual because of their faith. कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप किसी रिलीजन को इंसल्ट करते हो तो उसको यहाँ पर लीगली आउटलॉटेड नहीं बोल सकते हो, आउटलॉड नहीं बोल सकते हो। इसका कारण यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो हेट स्पीच लॉज हैं वो प्रेडिकेटेड हैं किसके, ऑन द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन जो रिलीजन को क्रिटिसाइज करना एंड एनकरेज करना प्रेजुडिस टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ देयर फेथ, कि किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड है, ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है, तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। बोले कि ब्लास्फेमी लॉज है जो है विच प्रोहिबिट रिलीजियस क्रिटिसिज्म इन जनरल आर इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। तो यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि आर्टिकल बोलना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली बोलते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद जुबैर
जो ऑल्ट न्यूज़ के थे। अब इनके अरेस्ट के ऊपर, इनकी बेल के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स आए दिन जो है वो न्यूज़ में ये रहे। तो बोले कि वाइल मोहम्मद जुबैर ऑफ ऑल्ट न्यूज़ वाज अरेस्टेड फॉर ट्वीटिंग अ स्टिल पिक्चर फ्रॉम अ मूवी दैट हैड सम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट अटैच टू इट, वैसे निकल के आया। और नूपुर शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी थी, तो उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन वगैरह वो सब चीज़ें बताई गई, ज़्यादा कुछ लिया नहीं गया। बोला हैव द इनएडिक्वेसी फॉर फ्री स्पीच लॉज बीन एग्जेम्प्लीफाइड इन दीज केसेस एंड व्हाट रेगुलेशन गवर्न क्रिटिसिज्म वर्सेस हेट स्पीच, कि क्या यहाँ पर क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच में क्या फ़र्क है, या ब्लास्फेमी और हेट स्पीच में क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ें किससे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री किसकी, 295A सेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि फॉर्मल लेजिस्लेशन क्या बोलता था ब्लास्फेमी के केस, बोला कि द क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट ब्लास्फेमी लॉ is section 295A for the Indian Penal Code, which punishes any speech, writing or signs that with premeditated and malicious intent insult citizens, religions or religious beliefs with a fine and imprisonment up to the 3 years। तो 3 साल या उनको जो है वो imprisonment या फिर फाइन जो है वो उसके लिए भरना पड़ सकता है अगर किसी की इंटेंशन वैसी है। अगर कोई malicious इंटेंशन से आ रहा है कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है, मैं किसको इंसल्ट ही करूँगा, तो उस इंटेंट से आ रहा है, तो वो उसको यहाँ पर ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये 95 ईयर्स बैक हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 1927 में यहाँ पर बोला जा रहा है स्टार वॉज पब्लिश्ड विच हैड ऑब्सीन पैरल्स टू प्रॉफिट्स पर्सनल लाइफ, वहाँ पर भी वो सब चीज़ें उन्होंने कुछ बोल दी थी। तो बोले कि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर जो लाहौर का हाई कोर्ट था उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑथर है वो यहाँ पर ही कैन नॉट prosecuted as the writing did not cause animosity or hostility between any communities, की दंगे फसाद तो नहीं हुए तो उसको जो है वो यहाँ पर प्रोसिक्यूट ना किया जाए। तो यहाँ पर बोला कि ये जो ऑफेंस है डिड नॉट फॉल अंडर द 153A सेक्शन के अंडर नहीं आता, जो किससे डील करता था, जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डील करता था। तो उसके अंडर ये नहीं आता है कि जो पब्लिक ऑर्डर, तो यहाँ पर कुछ बिगड़ा नहीं। तो बोल रहे कि जो ये जो इंसिडेंट है गिव राइज टू अ डिमांड दैट देयर बी अ लॉ कि जो प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए यहाँ पर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 295A को। तो बोला इस सेक्शन को लाया गया और लीगैलिटी इस सेक्शन की अगर हम बात करें इसको चेंज कर दिया गया रामजी लाल मोदी केस के द्वारा 1957 में। बोला अफर्म्ड बाय अ 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने क्या बोला कि अपेक्स कोर्ट reasoned the while Article 19(2) allows reasonable limits to the freedom of speech and expression for the sake of public order, the punishment under section 295A deals with the aggravated form of blasphemy और उसका मेलिशियस एम हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यानी आपका जो इंटेंट है, आपका जो एम है वो भी वैसा ही होना चाहिए, भड़काने का होना चाहिए कि मैं इसको इंसल्ट करूँगा, मैं यही चीज़ करूँगा, उसी इंटेंट से बोला हो, तब वहाँ पर रीजनेबल लिमिट्स होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये इस चीज़ को थोड़ा सा मोल्ड किया गया। और किस आर्टिकल के तहत आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको याद रखना आर्टिकल 19(2) के तहत आता है। तो बेसिकली आपने इन चीज़ को जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से मतलब कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स इसको कवर करते हैं, साथ में कौन से पार्ट के तहत ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तो ये इसको इंटरप्रेट किस तरह से किया गया। तो बोले कि जो अपेक्स कोर्ट है उसने रीडिफाइन किया रामजी लाल मोदी केस में 1957 में जो हुआ, वहाँ पर इसको दोबारा से बताया कि यहाँ पर डिसाइड करना कि विच स्पीच डिसऑर्डर मस्ट बी लाइक अ स्पार्क इन powder keg, and in the case of Superintendent Central Provision Fatehgarh versus Ram Manohar Lohia, the Supreme Court stated that link between speech spoken and any public disorder cause the result of it should have to close relationship for retrieving section 295A, कि वहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप भी होने चाहिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 2011 में यहाँ पर कंक्लूड किया गया कि ओनली स्पीच दैट अमाउंट्स द इंसाइटमेंट एंड जो भी इम्पेंडिंग अनलॉफुल एक्शन कैन बी पनिश्ड। अगर वहाँ पर कुछ अनलॉफुल एक्शन हो ही सकता है या कुछ ऐसा इंसाइट हो गया है, ऐसा ट्रिगर हो गया मूवमेंट, तो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनको
ये इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी उसको अनलॉफुल माना जा सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई। बोला कि शुड देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन ब्लास्फेमी लॉज एंड हेट स्पीच, क्या ऐसा कुछ फ़र्क है? तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 295A है ये बड़ा ज़्यादा वाइड है, तो उसको अभी तक डेलिबरेटली स्टेट नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, और वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल ओकेजन्स पर यहाँ पर जो है वो हेट स्पीच को यहाँ पर इसमें बताया है, इसी के अंडर बताया है, तो उसको प्रिवेंट किया, प्रीजुडिस एंड इंश्योर इक्वालिटी, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ को बताता है तो यहाँ पर ये इसके अंडर माना जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड एक्चुअल वर्डिंग ड्यू टू द लॉ एंड स्टिल बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी इसको बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो सब चीज़ें निकल के आती है क्योंकि डिस्टिंक्शन क्लियरली है नहीं कुछ भी। तो बोल रहे कि हेट स्पीच के केस क्या बढ़ रहे हैं, तो अगर NCRB की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो आए दिन रजिस्टर होते रहते हैं हेट स्पीच के तहत। तो डेटा ये बताता है कि यहाँ पर 2014 में ओनली 323 केसेस हमें हेट स्पीच के देखने को मिलते थे, पर अब हमें 804 केसेस, ठीक है, 1804 केसेस 2020 में देखने को मिले, यानी कि इसमें राइज हुआ। 2022 तक तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो वो सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आती हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी निकल के आती है। तो जो भी मोहम्मद जुबैर एंड नुपुर शर्मा के केस में हुआ, वो सब चीज़ों के कारण ये आपका मुद्दा बाद में उठ करके निकल के आ गया। तो बोला कि हाउ शुड वी वन डील विद द इंसिडेंट्स ऑफ ब्लास्फेमी, किस तरह से इससे हमें डील करना है। तो ब्लास्फेमी जो लॉज है वो प्रोहिबिट करते हैं रिलीजियस क्रिटिसिज्म को जर्नल में एंड आर इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि उस पर कंपैटिबल नहीं होता है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में देयर शुड बी नो स्क्रीनिंग ऑफ डिस्कोर्स एंड डिसेंट, कि उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। एंड द ओनली फिजिबल सोल्यूशन दैट स्टैंड्स विद द थिन लाइन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फेथ एंड क्वेश्चनिंग दैट हेट स्पीच शुड बी कीपिंग ब्लास्फेमी इन द स्टैट्यूट बट डीक्रिमिनलाइजिंग इट, तो उसको डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये था कि लेखपाल के एग्ज़ाम में जो यूपी में 21 जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो देखिए ये ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो बाकी बिहार स्कूल में जो है वो आपको पता है कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे थे और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात की है, जैसे ही जो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि कौन से हमारे जो फंडामेंटल राइट है जो कि इसके केस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो ये चीज़ बता सकते हैं कि बच्चे जो है वो लेबर वगैरह नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं अब हमारे MCQs की, इनके आंसर्स की। तो बोले कि व्हेन द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड, तो इसको हम मनाते हैं 29 जुलाई। ठीक है, तो 29 जुलाई को इस दिन को मनाया जाता है। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाते हैं हम कि टाइगर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस फैले। नेक्स्ट है कि हमारा फ्लैग बेरर कौन था टीम इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, तो ये थी PV सिंधु। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को अपोज करने वाला पहला स्टेट, इन्होंने रेजोल्यूशन इसके अगेंस्ट पास किया, वो पहला स्टेट कौन था, तो इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि नारी को नमन स्कीम किसने लॉन्च की, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि 50% जो कंसेशन है बस फेयर्स फॉर वुमेन फॉर ट्रैवल विद इन द स्टेट जो है वो दिया जाए, उसके रिगार्डिंग ये निकल के आया। एंड राइड विद प्राइड एक स्लोगन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो आप सब उसको भी देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सी सर्विसेज को देने की भी बात कर रही है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। तो बोल रहे कि विद स्टेट एंड UT मिशन कौशल कर्मी कहाँ पर निकल के आया, तो इसका सही जवाब है हमारे पास न्यू दिल्ली में, ये आपको देखने को मिला। नेक्स्ट कंगना हाली, तो ये कहाँ का जो न्यूज़ है, ये बुद्धिस्ट साइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो कहाँ पर है ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सी गार्डियन 2 जो है वो किस किस के बीच में होती है, तो ये चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जो है वो याद रखना है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का डिस्कशन। बाकी आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करके मुझे बता दें, साथ में आप कमेंट करके मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जो भी मैं सवाल पूछती हूँ आप उसके आंसर ज़रूर दें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। उसके अलावा
बाकी आपको पता है कि जो चीज़ें हमारे पीछे छूटी हैं उनको मैं कवर कर दूँगी, तो आपको उसके बारे में जो है वो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और उसके अलावा मैं बस ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और उसी के साथ में अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड स्टडी करके आप सर्च करना, अपवर्ड स्टडी, ठीक है। या फिर आप हिमाचल प्रदेश GK अपवर्ड स्टडी करके सर्च करें, आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर जो है वो PDF अपलोड करती हूँ।